दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना नदी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने हो गई है। हालांकि इस बार मामला दिल्ली का नहीं बल्कि हरियाणा का है और आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल के आरोप ने सनसनी फैला दी है। दिल्ली के चुनावों में हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी हरियाणा की बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पिछले 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार DD8 नामक ड्रेन से पियाऊ मनिहारी नाम की लोकेशन पर अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पलटवार किया। एक कहावत है कि थुक्को और वाग। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं बना इसके पास। आतिशी और भगवंत मान ने यमुना नदी को लेकर चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था, जिसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से पानी में अमोनिया की मात्रा को लेकर मंगलवार 12 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना गारंटी पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 5 सालों में उनकी पार्टी इन 15 गारंटियों को पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि गारंटी पत्र जारी किया है। रोजगार, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए, संजीवनी योजना, पानी के गलत बिलों की माफी, 24 घंटे पानी, यमुना की सफाई, 72 सड़कें, अंबेडकर स्कॉलरशिप, छात्रों के लिए फ्री बस, मेट्रो में 50% छूट, पुजारी ग्रंथियों को वेतन, किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी, सीवर लाइनों में सुधार, राशन कार्ड, ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चालकों के लिए योजना और RWA को प्राइवेट गार्ड रखने के लिए पैसे देने की गारंटी इसमें शामिल है। 6 मुफ्त योजनाएं जो अभी चल रही हैं वो चलती रहेंगी। बीजेपी और कांग्रेस ने भी कई फ्री योजनाओं का वादा किया है। दोनों ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया। बीजेपी गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देगी, जबकि कांग्रेस का दावा 500 रुपए में सिलेंडर देने का है। बीजेपी का कहना है कि पानी बिजली मुफ्त मिलता रहेगा, जबकि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। बीजेपी बुजुर्गों को पेंशन देगी तो कांग्रेस ने बेरोजगार युवकों को 8500 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। फ्री योजनाओं की भरमार तीनों ही पार्टियों के वादों में है। देखना होगा कि जनता किस पार्टी की मुफ्त योजनाओं पर ज्यादा यकीन करती है। जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक एक अहम बदलाव मौजूदा वक्फ संपत्तियों को लेकर है। इसके मुताबिक ऐसी संपत्तियां जो न तो पंजीकृत हैं और न ही किसी धार्मिक काम में इस्तेमाल हो रही हैं, वो सरकार की संपत्तियां हो जाएंगी। दिल्ली में ऐसी कई संपत्तियां हैं। जेपीसी की बैठक में सभी सदस्यों की तरफ से संशोधन पेश किए गए। एनडीए सदस्यों ने 14 धाराओं में 25 संशोधन पेश किए, जिनको मंजूरी मिल गई, जबकि विपक्षी सदस्यों की ओर से लाए गए सभी संशोधन खारिज कर दिए गए। बिल में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम मौजूदा वक्फ संपत्तियों को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक जो वक्फ संपत्तियां न तो पंजीकृत हैं और न ही धार्मिक उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है, कानून लागू होने के बाद वो सभी संपत्तियां सरकार की हो जाएंगी। एक अनुमान के मुताबिक अकेले दिल्ली में ऐसी करीब 3000 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों का इस्तेमाल आमतौर पर किराए के लिए किया जाता रहा है। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, उस पर फैसला लेने के लिए राज्य सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करेगी,
जबकि पहले ये अधिकार जिला कलेक्टर को दिया जाना था। राज्य के वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का रहना अनिवार्य होगा। बोर्ड में शामिल पदेन सदस्यों को इससे अलग रखा गया है, यानी नामित सदस्यों में से 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। पदेन सदस्य किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, यानी नामित सदस्यों में से 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। पदेन सदस्य किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं। एक बदलाव ये भी किया गया है कि अपनी संपत्ति को वक्फ के तौर पर दान करने वाला न सिर्फ 5 साल से इस्लाम को मान रहा हो, बल्कि 5 वर्षों से इस्लाम के धार्मिक नियम कानूनों का अक्षरशः पालन भी करता हो। जेपीसी की एक और बैठक 29 जनवरी को होगी। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यहाँ राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस की संविधान रैली में राहुल गांधी ने फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर सवाल उठाया और कहा कि शायद भागवत असल संविधान को नहीं मानते। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संविधान और देश की आत्मा में मोहब्बत और समानता होने की बात कही और बीजेपी पर इसको खत्म करने का आरोप लगाया। सभा के बाद बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव के तीर्थ स्थल वाले बयान पर विवेक तनखा ने पलटवार करते हुए पूछा, क्या कभी इसके पहले वो मऊ खुद आए? वेटरनरी ग्राउंड पर इस भव्य आयोजन के बाद कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचे और उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज परिवार संघ महाकुंभ पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। अमित शाह ने पहले संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद परिवार के साथ पूजा अर्चना की। अमित शाह ने अक्षयवट के भी दर्शन किए। इसके बाद अमित शाह योगी आदित्यनाथ के साथ स्वामी अवधेशानंद के आश्रम पहुंचे और वहां भोजन किया। इस दौरान अमित शाह ने अपने पोते को संतों से उसे आशीर्वाद भी दिलवाया। इस मौके पर दादा, पिता और पोते तीनों ही भगवा कपड़ों में नजर आए। लंबी कवायद के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की। इसके साथ ही यूसीसी की नियमावली और यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च किया गया। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इससे उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा। सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए समान कानून होंगे। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। विवाह के 6 महीने के भीतर पंजीकरण जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समान तलाक का अधिकार होगा और संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को बराबर अधिकार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। धामी ने कहा कि यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए एक जैसे अधिकार और जिम्मेदारियां तय होंगी। सरकार में आए उसके पहले दिन से ही, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी
धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लागू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की तरफ से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने 9 देशों में लागू यूसीसी का अध्ययन किया। इसके बाद लोगों की राय लेकर इसे लागू किया गया। इसके लिए 43 बैठकें हुई, 2,30,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत हुई, 49 लाख SMS मिले, लोगों ने 29 लाख व्हाट्सएप मैसेज किए, 61,000 मैसेज पोर्टल पर मिले। इसके अलावा 24,000 ईमेल और 36,000 चिट्ठियों के जरिए भी लोगों ने सुझाव दिए। गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू जरूर है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। यानी उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। नए नियम लागू होने के बाद लिव इन रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। यूसीसी लागू होने के बाद अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच विवाद पहली बार नहीं। दोनों सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए एक दूसरे पर अपशब्द और चैलेंज करते हुए नजर आए हैं और विवाद इस बार इतना बढ़ गया कि हथियार और गोली चलने की नौबत आ गई। पुलिस ने इस मामले के बाद दोनों पर मुकदमा दर्ज कर रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चैंपियन और उमेश कुमार का मेडिकल करवाकर दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने चैंपियन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और मौजूदा विधायक को जमानत दे दी। माननीय न्यायालय ने क्या बोलते हैं, प्रथम दृष्टया मामले को सही पाते हुए उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस मामले के बाद पुलिस ने दोनों नेताओं की सुरक्षा और हथियारों के लाइसेंस पर फिर से विचार करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। दोनों के जो सुरक्षा इनको दी गई है उसको रिव्यू करने के लिए हम लोगों के द्वारा शासन में एक यहाँ से पत्राचार किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा का दुरुपयोग के संबंध में जो आरोप इन पर लगते रहे हैं उसकी एक बार रिव्यू शासन के स्तर पर किया जाना आवश्यक। फिलहाल देखना ये होगा कि ये विवाद आगे क्या रंग लाता है, लेकिन एक पूर्व विधायक और एक मौजूदा विधायक सरेआम सड़कों पर अगर हथियार लेकर ही फैसला करने निकले हैं तो इससे साफ जाहिर है कि दोनों को कानून पर भरोसा नहीं है। दिल्ली में 26 जनवरी यानी कि हाई अलर्ट के दिन एक लड़की की हत्या कर उसके शव को सूटकेस में रखकर जला दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए लड़की के चचेरे भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आखिर हत्या क्यों हुई, देखिए ये रिपोर्ट। 22 साल की लड़की की हत्या का आरोप उसके चचेरे भाई अमित तिवारी और उसके दोस्त अनुज कुमार पर है, जो पेशे से कैब ड्राइवर है। हत्या की वजह जानकर हर कोई हैरान है। जो उसकी कज़न है शिल्पा, जिसके साथ वो पिछले अक्टूबर-नवंबर 2024 से रह रहा था और उसने उसका मर्डर किया है। मोटिव इसका यही है कि जो लड़की है वो उससे शादी करना चाह रही थी और क्योंकि फैमिली इसके अगेंस्ट थी और वो भी इसके अगेंस्ट था, तो इसने इन फिट ऑफ रेज उसको पहले स्ट्रेंगुलेट किया। स्ट्रेंगुलेट करने के बाद अपने साथी अनुज के साथ इस जो बॉडी है उसको डिस्पोज करने के लिए पर्टिकुलर जो स्पॉट है वहाँ पे ये बॉडी को डिस्पोज करता है। वहाँ पर पराली और डीजल के तहत जो उसने अभी रिसेंटली खरीदा था वहाँ डाल के उसको जला देता है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद अमित ने अनुज के साथ मिलकर शव को सूटकेस में पैक किया और कार से गाजीपुर ले गया। शव की पहचान छिपाने के लिए उसने 1 लीटर डीजल डालकर उसमें आग लगा दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कार का नंबर देखकर आरोपी को पकड़ा। एक पर्टिकुलर गाड़ी है जिसको हम जीरो डाउन करते हैं। उस गाड़ी के ओनर से हमें ये पता चलता है कि वो गाड़ी 2 महीने पहले उसने एक अमित नाम के व्यक्ति है उसको बेची हुई थी। आरोपी शव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की चेकिंग की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। जोधपुर में एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां पर एक ही परिवार के 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई। जोधपुर में 2 बच्चों की निर्मम हत्या ने सनसनी फैला दी थी। रोते बिलखते दिख रहे इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। बच्चों के पिता प्रदीप और उसकी बिजनेस पार्टनर का विवाद इस हत्या की वजह बना। पुलिस ने अब हत्या के आरोपी 70 वर्षीय मुकुंद थानवी को गिरफ्तार कर लिया है। वो नाम बदलकर कहीं छिपा हुआ था। आरोपी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर हमारा सारा जाब्ता और सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो प्रथम दृष्टया लगा हमें कि भाई ये सुसाइड का केस नहीं है, ये मर्डर का केस है, किसी ने
लटकाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले लेवल पर स्पेशल टीम का गठन किया गया और इस स्पेशल टीम के द्वारा जो इसमें मुख्य आरोपी है उसको हमने 12 घंटे के अंदर अभी दस्तयाब किया है और अब गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी बच्चों के पिता के साथ काम करता था। बच्चे उसे जानते थे, दादा कहकर बुलाते थे, लेकिन आरोपी ने प्रदीप से विवाद के कारण बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। अभी 20-25 दिन पहले इन्होंने अपना एक छोटा सा एक फैक्ट्री सेटअप किया था जिसमें प्रदीप पाल एज अ कारीगर काम कर रहा था और मुकुंद थानवी ने पैसे लगाए थे, परंतु अभी कुछ दिन पहले ही प्रदीप पाल ने वो फैक्ट्री छोड़ दी, जिससे इसका आर्थिक नुकसान हुआ आरोपी का और उसे अंदर से काफ़ी आघात पहुंचा कि भाई जिसके ऊपर उसने भरोसा किया उसने उसके साथ विश्वासघात किया। तो इसी चीज़ का बदला लेने के लिए आरोपी ने ये प्रदीप पाल के दोनों बच्चों की हत्या कर दी लटकाकर। मुंबई के बांद्रावली सी लिंक को कोस्टल रोड से जोड़ने वाला उत्तरगामी पुल अब शुरू हो चुका है। यानी मुंबई की ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए बनाए गए कोस्टल रोड को अब जनता के लिए पूरे तरीके से खोल दिया गया है। ये कोस्टल रोड सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वाहनों के लिए शुरू रहेगा। ये पुल 827 मीटर लंबा है, जिसमें से 699 मीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर बना है। इसे बहुत ही आधुनिक बो आर्क स्ट्रिंग गर्डर डिजाइन से तैयार किया गया है। इस पुल के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा और सफर तेज और आसान होगा। बहुत फायदेमंद रहेगा। इट इज वेरी आई मीन द डिस्टेंस विल बी कम स्मॉलर एंड द प्लेस हाउ दे मेड द रोड एंड एवरीथिंग इज वेरी प्लेजेंट टू ड्राइव ऑन। टाइम ट्रैफिक में लगता था 1-1 घंटा, एक सिंगल लगता था ट्रैफिक में और टाइम 1-1-1.5 घंटा में होता था। इसमें इजी हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ से मरीन ड्राइव 20-25 मिनट में मरीन ड्राइव। कोस्टल रोड को मुंबई की कनेक्टिविटी में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसका 94% काम पूरा हो चुका है और फरवरी में प्रभादेवी कनेक्टर खुलने के बाद ये पूरी तरह चालू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के चिल्कापल्ली गांव में आजादी के 78 साल बाद बिजली पहुंची। गांव के रोशन होने से ग्रामीण बेहद खुश हैं। बीजापुर के चिल्कापल्ली गांव के लिए गणतंत्र दिवस रोशनी लेकर आया। लोग खुश हैं कि बच्चे रात में पढ़ सकेंगे और वो टीवी देख सकेंगे। पहले यहाँ बिजली था क्या? नहीं था, अब आ गया। अभी आया तो अच्छा ही टीवी लेके समाचार देखना और रात के खाना सब्जी बनाते समय थोड़ा उजाला और बाहर निकालने के लिए भी अभी उजाला है तो क्या डर लगेगा। बीजापुर प्रशासन का दावा है कि चिल्कापल्ली गांव के आसपास के गांवों में भी जल्द बिजली पहुंचेगी। और ये नियंत्रण नगर योजना के अंतर्गत 6वां गांव है जहां पे हम विद्युतीकरण कर चुके हैं कंप्लीट, और हमें उम्मीद है कि आगे के कुछ महीनों में जल्दी से जल्दी और भी इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हर गांव को हम लोग विद्युतीकृत करेंगे। यानी उम्मीद की जा सकती है कि जब अगले साल मार्च तक माओवाद खत्म होगा तब तक पूरा बस्तर रोशन हो चुका होगा। पेंच टाइगर रिजर्व से बाहर आए 5 बाघों ने महाराष्ट्र के पारशिवनी इलाके में लोगों की नींद उड़ा रखी है। इन बाघों ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक जान भी ली है। गैस की फायर गन, बिजली का झटका देने वाली छड़ी, ये इंतजाम बाघों से बचाव के लिए है। बाघों को भगाने के लिए बैटरी वाले स्पीकर्स और इंसानी मुखौटे भी हैं। बाघ पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं। गांव वाले आजकल खेत में जाने से पहले पटाखे फोड़ते हैं। डर से खेत मजदूरों ने भी आना बंद कर दिया है। स्कूलों के सीसीटीवी कैमरों में भी बाघों के फुटेज हैं, लेकिन वन विभाग पशुपेश में है कि हमलावर बाघ की शिनाख्त कैसे की जाए, क्योंकि 1 या 2 नहीं पूरे 5 बाघों ने इलाके में दहशत फैला रखी है।